दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में हम आपके साथ हैं सामाजिकरण, जो कि बालक पर शिक्षक, परिवार का और साथियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है दोस्तों सामाजिकरण के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं ये सिद्धांत हमें। सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं, जिनके प्रमुख सिद्धांत अग्रलिखित है। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों, इसमें दिया हुआ है दुर्खीम का सिद्धांत। दुर्खीम प्रसिद्ध समाज शास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिकरण के सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन पर आधारित बताया। सामूहिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य व्यक्ति उन विचारधाराओं के अनुसार परिपक्व होता है जो समाज में विद्यमान होती है। समाज में विद्यमान एक सोच, एक विचार, एक विचारधारा, जैसे अभी वर्तमान में विचारधारा चलती है गांधीवाद विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा, सेंट्रलाइज्ड विचारधारा, जो भी जैसे अम्बेडकराइज्ड विचारधारा, जैसे अभी चल रही है कौन सी लाल सलाम विचारधारा। ये जो विचारधारा, उस विचारधारा में बालक अपने आप को समायोजित करता है। ये विचारधाराएं ही प्रभावित करती है कि बालक किस दिशा में अपने आप को अनुकूलित करेगा। व्यक्ति उन विचारधाराओं के अनुसार परिपक्व होता है जो समाज में विद्यमान होती है। साथ ही व्यक्ति के विकास में समाज में विद्यमान मूल्यों, आस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो भी धर्म में उसकी आस्था होगी, उस आस्था में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी आस्थावान व्यक्ति हो, वो उसका चाहे वो नास्तिक हो, उस प्रकार का उसके अंदर प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। कूले का सिद्धांत, कूले के महान मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आत्म, सेल्फ का संबोधन है उसमें। सेल्फ मतलब इंडिविजुअल्स, उस सामाजिकरण सिद्धांत का आधार है। उनके अनुसार सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस जैसा काम करेगी के विकास में व्यक्ति के आत्म का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही कूले ने स्वयं का दर्पण, लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा, उसने कहा है कि संबोधन को प्रस्तुत किया है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और व्यक्ति आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, जन चेतना, पब्लिक कॉन्शियसनेस में बदल जाती है। सबसे पहले आत्म चेतना होती है दोस्तों उसकी, उसके बाद में फिर सामाजिक चेतना बनती है, फिर जन चेतना में वह परिवर्तित हो जाता है। पहले तो अपने आप में चिंतन करेगा कि वह किस प्रकार से काम करना चाहता है, फिर वह समाज के अनुकूल, समाज के द्वारा स्वीकृत होगा, फिर समाज जैसे ही उसको स्वीकार करेगी तो वह जन, पूरा समुदाय उसको स्वीकार करना चालू कर देता है। आत्मचेतना का तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, स्वयं के बारे में वह आत्म सम्मानित है कि नहीं, खुद को अपने आप को स्वीकार करता है कि नहीं, वह अपने आप से प्यार करता है कि नहीं। जब वह अपने आप से नहीं कर सकता तो दूसरों से कैसे करेगा। अपने आप से जब वह घृणा करेगा तो दूसरों से भी घृणा करेगा। अपने आप से वह क्लियर नहीं है तो दूसरों को क्या क्लियरनेस दे सकता है। वह सामाजिक चेतना का तात्पर्य है अन्य व्यक्तियों का क्या सोचना है। अब सामाजिक चेतना क्या होगी कि उस व्यक्ति के प्रति समाज की क्या सोच है, समाज की क्या सोच है उस व्यक्ति के प्रति। पहली तो वह अपने आप को सुरक्षित करेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस लाएगा, तभी जाके समाज उसको अच्छा स्वीकार करेगा। और जब समाज उसको स्वीकार करेगी तो फिर जन चेतना बनेगी। जन चेतना का तात्पर्य है स्व सामाजिक चेतना का सामूहिक दृष्टिकोण, जिसमें सभी व्यक्ति एक समुदाय, समूह का गठन करते हैं। कूले का विचार है कि जन चेतना हेतु विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। अब वह व्यक्ति समाज में बैठेगा, उठेगा, मिलेगा, व्यक्ति से बोलेगा तो उसके प्रति लोगों की सोच बनती चली जाएगी, क्योंकि इसके कारण मानव संबंध बने रहते हैं। यह कूले का सिद्धांत है। मीड का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? मीड के अनुसार जैविकी प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने हेतु, जैविकी प्राणी को, जैविक यानी केमिकल जो होता है ना, जैव, बायो, उस प्राणी को क्या बनाने हेतु, सामाजिक बनाने हेतु एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। वह प्रक्रिया क्या है वह आगे डिस्कस है। किसी भी व्यक्ति की जैविकी प्रवृत्ति, बायोलॉजिकल टेंडेंसीज सामाजिक वातावरण में ही परिमार्जित मतलब परिवर्तित होती है, संशोधित होती है। मीड का यह मानना है कि सामाजिकरण हेतु व्यक्ति के आत्म का विकास होना जरूरी है। उसकी आत्मा का विकास नहीं होगा, वह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जानेगा नहीं, बहुत सारी चीजों को समझेगा नहीं, उसके आत्म का विकास नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। आत्म के विकास से ही व्यक्ति अपने तथा अन्य लोगों के बारे में सोचता है।
खुद को जब वह सोचेगा तो दूसरों को भी सोचेगा, अन्यथा वह सोचना बंद हो जाता है। उसका आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस तथा सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। ऐसा किन्होंने कहा? मीड ने कहा दोस्तों। आगे हम देखते हैं फ्राइड का सिद्धांत। महान मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार हम समझने का प्रयास करें तो क्या हो दोस्तों, बालक बाल्यावस्था में ही अपनी संस्कृति व समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? वह ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं, वह चाहते हैं वह स्वयं का, अपने माँ बाप का अन्य बड़ों के साथ आत्मसात करने लगता है। वह जब पैदा होता है तभी से माँ बाप जाने अनजाने में जो भी आस्थाएं और जो भी बातें बोलते हैं वह सबको कॉन्शियस अनकॉन्शियस वह अपने आप में धारण करता है। इन्हीं के दृष्टिकोण, विचार एवं आस्थाएं चेतन अचेतन रूप में सीखता है। बालक समाजीकरण हेतु फ्रायड का अहम क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अहम ईगो, परम अहम, सुपर ईगो आवश्यक मानता हूं। और चूंकि अहम ईगो में मैं या आत्म के विकास में सहायक होता है, खुद के मैं को क्या करता है वो ईगो, उसको सेटिस्फाई मतलब एक सिखाने का काम करता है। परम अहम का क्या काम है? सुपर ईगो का जैसे जैसे विकास होता है बालक सामाजिकरण की ओर उन्मुख होता जाता है। उसका सुपर ईगो जैसे ही बनता है वह समाज की तरफ वह आगे बढ़ने लगता है। आगे हम देखें दोस्तों सामाजिकरण की पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां हैं सामाजिकरण की जिसको सीखने का हम प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ओटावे ने सामाजिकरण की 3 प्रमुख पद्धतियां बताई हैं जो इस प्रकार है: सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल लॉयल्टी, सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। सामाजिक सीखने का मतलब है कि समाज में रहकर बालक को सामाजिकृत करने की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर होती है जिनके संपर्क में बालक दिन प्रतिदिन आता है। सामाजिक सीखने का क्या तात्पर्य बताया दोस्तों ओटावे ने, कि समाज में रहकर बालक को सामाजिकृत करने की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर होती है जिनके संपर्क में बालक दिन प्रतिदिन आता है। इसमें बालक के माँ बाप होते हैं, मित्र होते हैं, अध्यापक होते हैं का स्थान प्रमुख है। यही उसके संपर्क में दिन प्रतिदिन आते हैं। जिस प्रकार का माँ बाप का व्यवहार होगा, मित्र का व्यवहार होगा, अध्यापक का व्यवहार होगा, रूढ़ होगा या मित्रवत होगा या अच्छे से करुणामय व्यवहार होगा, उसी प्रकार बालक भी सीखेगा। या गाली बकने वाले माँ बाप होंगे तो बालक भी गाली बकना सीखेगा, और मित्रवत व्यवहार होगा माँ बाप का तो बालक भी मित्रवत व्यवहार करना सीखेगा। प्रारंभ से ही बालक परिवार के रीति रिवाज, परंपराएं सीखता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह समाज के रीति रिवाज तथा परंपराएं सीखने लगता है। माँ बाप तथा अध्यापक बालक को यह इस कारण सिखाते हैं जिससे बालक का व्यवहार समाज के अनुरूप हो। सामाजिक उत्तरदायित्व का काम क्या है दोस्तों? ओटावे का मानना है कि बालक के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास आयु के साथ साथ होता है। वह अपने आप को उत्तरदायी मानना चालू कर देता है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व समझकर उनके अनुकूल स्वयं को ढालता है उसका सामाजिक दृष्टि से विकास अच्छा होता है। इसलिए सामाजिकरण हेतु यह आवश्यक है कि बालक के अंदर यह दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए कि वह अपने उत्तरदायित्वों का वहन कर सके, निर्वाह कर सके। आगे हम देखें दोस्तों कि सामाजिक प्रशिक्षण क्या कहलाता है। सामाजिक दृष्टि से बालक को प्रशिक्षित करने हेतु हम 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विधियां दोस्तों? नंबर 1 है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार देना या दंड देना। बालक द्वारा समाज के अनुकूल कार्य करने पर हम उसे दो तरह से पुरस्कार देते हैं। प्रथम भौतिक सामग्रियां प्रदान करके, इसमें हम बालक को रुपया देते हैं, पैसा या कोई वस्तु दे देते हैं। द्वितीय सामाजिक स्वीकृति प्रदान करके, इसमें हम बालक के समाजोपयोगी कार्यों का क्या करते हैं, उसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, पीठ थपथपाते हैं। यह दोनों ही तरीके समाजीकरण के सकारात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिनमें बालक को यह बताया जाता है कि उसे पुरस्कार इस कारण मिल रहा है चूंकि उसका व्यवहार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार है की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तथा साथ ही उसे इस बात की भी प्रेरणा दी जाती है कि भविष्य में वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा वांछनीय नियमों पर आधारित करे। और यदि ऐसा नहीं करता है, क्या नहीं करता है, चूंकि व्यवहार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके साथ ही उसे इस बात की भी प्रेरणा दी जाती है कि भविष्य में वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा वांछनीय नियमों पर आधारित करे। और यदि अन्यथा नहीं करता है तो उसको दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। आगे देखें दोस्तों, इसमें सामाजीकरण की दूसरी विधि है दंड विधि। बालक को दंड तब दिया जाता है जबकि उसका व्यवहार समाज के नियमों के प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है।
दंड विधि नकारात्मक प्रेरणा देने का साधन है। व्यक्ति को दंड दो प्रकार से दिया जाता है, प्राथमिक वैधानिक दंड कॉर्पोरेशन पनिशमेंट। इस प्रकार का दंड तब दिया जाता है जबकि व्यक्ति का व्यवहार वैधानिक दृष्टि से गलत होता है। द्वितीय प्रकार के सामाजिक दंड सोशल पनिशमेंट। यह दंड तब दिया जाता है जब व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा परंपराओं के विपरीत होता है। सामाजिक शास्त्रियों का मानना है कि बालक को दंड बहुत अधिक नहीं देना चाहिए। जब उसका व्यवहार असहनीय हो जाए तभी समाजीकरण की इस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा असहनीय हो जाए तब इस विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगली मेथड होती है दोस्तों उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का मतलब होता है यह विधि जिसके द्वारा समाज की वांछनीय परंपराओं, मूल्यों एवं रीति रिवाजों का उल्लेख व व्याख्या बालक के समक्ष बड़े लोगों द्वारा की जाती है। समाज के बड़े सदस्य छोटों से कहते हैं तुम क्या करो, व्हाट टू डू, या तुम कैसे करो, हाउ टू डू इट। इसमें बालक को क्या व कैसे के द्वारा समाज की नियमावली की जानकारी दी जाती है तथा उसके व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यह उपदेशात्मक शिक्षण कहलाती है। बड़ों द्वारा छोटों को दी जाने वाली उपदेशात्मक शिक्षण मेथड है दोस्तों। अनुकरण विधि का क्या महत्व है इसमें? अनुकरण, इसमें बालक के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, एक आइडियल, और उस आदर्श का अनुपालन करने का उसे निर्देश दिया जाता है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक आदर्श हैं, जो उसके आदर्श के जैसे चलने का प्रयास करना चाहिए बालकों को। जो भी आदर्श व्यक्ति वह बालक से कहता है देखो मैं या अन्य इसे कैसे कर रहे हैं, व्हाट हाउ आई एंड अदर डू इट। जैसे और भी जैसे तथागत गौतम बुद्ध हम एक ले सकें जो एक समाजीकरण के अनुकूल नियमावली हमको प्रस्तुत करते हैं। अनुकरण करने को जब बालक से कहा जाता है तो उसे हम चैतन्य अनुकरण, कॉन्शियस इमिटेशन कहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालक समाज के किसी भी व्यक्ति को अनजाने में ही अपना आदर्श मानने लगता है, जैसे ओशो, तथा अनजाने में उसका अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार के अनुकरण को चैतन्य अनुकरण, अनकॉन्शियस इमिटेशंस कहते हैं, जो आध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं। अचैतन्य अनुकरण के लिए आवश्यक है कि बालक जिसे अपना आदर्श बनाए वह समाज के आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए, तभी जाके उसका समाजीकरण ठीक प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों यह जो सीरीज है समाजीकरण की, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारे द्वारा चलाई जा रही है। आपको कैसी लगी यह जानकारी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी जानकारी को आपने बड़े ध्यानपूर्वक समझा। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। तो जनगण मन में हमारी भी मानती हो।